तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का चैप्टर जब हम शुरू कर रहे हैं, थैंकफुली अच्छा ये हो गया कि इसका थोड़ा सा कम हो गया है सिलेबस हमारा। पर जितना बचा हुआ है वो भी कोई इतना इजी नहीं है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज इट बिलोंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज इट बिलोंग। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप ऐसा समझ लो, बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आने वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो फिर क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर ले रहे हैं तो आपको व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग तो बताएंगे ना कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। और ये वाले सेंटेंसेस जब आप पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ना ही है, सिर्फ समझना ही है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ोगे तो वो इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी और हो सकता है किसी एजर्शन और रीजनिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने इसे डिवाइड कर दिया चार पार्ट्स में। हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। जब लार्ज क्वांटिटीज में सामान बनता है उसको बेटा प्रोडक्शन को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए, दिस प्रोडक्शन इज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो बनाया जाता है। तो पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज नंबर। दूसरा हो गया दिस प्रोडक्शन इज आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। तीसरा हो गया दिस प्रोसेसिंग मेक्स गुड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेस के बाद वो जो बेटा प्रोडक्ट होगा वो वैल्यूएबल होगा, गुड होगा। एग्जाम्पल, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, sugar is manufactured from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite। तो ये सारे के सारे जो होंगे इसको हम बोलेंगे बेटा मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल्स है। इसी को अगर ऐसे नहीं याद करना था तो एक साथ लिख लिया तो भी डेफिनेशन हो गई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, और तो दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज नंबर्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। तो वो हमने पहले जो डेफिनेशन लिखी उसमें पॉइंट वाइज लिख दिया, आसान था याद करना, वो कर लो। अगर वो नहीं आपको समझ आ रहा था तो एक साथ लिख दिया। हालांकि ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में होता है प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हमेशा प्रोसेसिंग आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है। एंड ऑलवेज द प्रोसेस्ड गुड इज बेटा मोर वैल्यूएबल देन द रॉ मटेरियल। अब बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस सेक्टर को बिलोंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब इसको और थोड़ा सा रीड कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं और कुछ नहीं। पीपल employed in the secondary activities manufacture the raw materials from finished goods. The workers employed in steel factories, cars, batteries, textile, etc. fall into this category. तो ये सब नहीं याद करना है, सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं और डेफिनेशन हमने समझ ली। अब बेटा जो हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके आगे लिख दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला वो क्वेश्चन है बेटा, इसको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। या फिर बेटा व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की बैकबोन क्यों है। तो बेटा इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस बतानी है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं। बहुत पूछते हैं ये लोग ये क्वेश्चन, आसान भी है बेटा। देखो, the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries। इंट्रोडक्शन भी दिया है पहली लाइन का।
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री is or measured by the development of the manufacturing industry. More manufacturing industries, beta, more economic strength of the country. अब कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी. हमारे देश की तो बैकबोन है एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. समझ आ गया मैम? तो हमने सबसे पहले लिखा बेटा, जैसे इस क्वेश्चन को देखा हमने इंट्रोडक्शन लिखा. अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमारा इससे रिलेटेड आता है तो हमने दे दिया, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री. एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री. And beta, manufacturing industries help in modernizing agriculture. Industries provide jobs in secondary and tertiary sectors. This reduces the heavy dependence of people on agricultural income. इसलिए लोग बेटा एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो बहुत डिपेंडेंट होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि उन्हें जॉब मिल जाती है. तो इसलिए दो बातें हो गई. अवर्स इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी and manufacturing industries help in modernizing the agriculture. Secondly, industries provide jobs in the secondary and tertiary sector, and therefore beta, the heavy pressure on the agricultural income is reduced. Third, manufacturing industries eradicates, ना याद हो तो ना याद करो, eradicates के अलावा दूसरा वर्ड करो, removes. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिमूव्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री. जब जॉब देगी तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, पॉवर्टी दूर होगी. देयरफॉर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वर सेटअप. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब गवर्नमेंट ने इसीलिए इंडस्ट्रीज लगाई थी. लास्ट बेटा, फोर्थ पॉइंट बेटा, इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज. तो कोई रीजन, कोई एरिया बहुत डेवलप्ड है, कोई कम है, तो जो कम डेवलप्ड है वहां आप इंडस्ट्रीज लगा दो. तो आपने इंडस्ट्रीज लगा दी अगर वहां पर, तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया. अब बेटा वहां भी डेवलपमेंट हो जाएगा. तो रीजनल डिस्पैरिटी जो हो रही थी उसको भी वो रिमूव कर देता है. रिपीट कर रही हूं, देखो फिर से, इट ब्रिंग्स डाउन, वो कम करता है रीजनल डिस्पैरिटीज. It does so by establishing industries in tribal and backward areas. तो मैम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे रिमूव कर देंगी रीजनल डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी बिटवीन द रीजन्स? तो रीजनल डिस्पैरिटी को तो वो भी हमने लिखा है, इट डज सो बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. और बेटा लास्ट, मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स. आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स. कॉमर्स मतलब बिजनेस. दिस ब्रिंग्स इन मोर फॉरेन एक्सचेंज, और इसी से बेटा फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन रिजर्व आता है हमारा कंट्री में. कंक्लूजन, इंडियाज prosperity lies in increasing manufacturing industries in diverse areas. Diverse मतलब different areas. तो बहुत सिंपल, याद कर लिया हमने, 5 पॉइंट्स कर लिए. आंसर की शुरुआत हमने करी, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. फिर हमने एग्रीकल्चर की बात करी, फिर हमने लिखा बेटा इट प्रोवाइड्स जॉब, फिर हमने बात करी इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट. मैं सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ, याद तो आप कर ही लोगे. एंड पावर्टी, और बेटा फिर इसीलिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड. फिर हमने लगा इट ऑल्सो रिड्यूसेस द बेटा, इट ब्रिंग्स डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज. एंड हाउ इट डज सो बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. और लास्ट बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रमोट trade and commerce, and this helps to bring foreign exchange in the country. So India's prosperity lies in increasing manufacturing industries in different areas. बहुत important question. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 के आगे, 2 के आगे मैंने क्या बोला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे तुम लिखो वेरी वेरी, 2 बारी लिख दो बस, ज्यादा नहीं लिखना। Agriculture and industry are not exclusive of each other but move hand in hand. तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बेटा एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं हमारे देश में। कैसे? तो हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव असिस्टेड, असिस्टेड का मतलब हेल्प्ड एग्रीकल्चरलिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। तो आपने क्या पॉइंट लिखा? आपने लिखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव ऑलवेज हेल्प्ड एग्रीकल्चरलिस्ट या फार्मर्स इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। फर्स्ट कैसे बढ़ाता है? तो फर्स्ट एग्रो इंडस्ट्रीज हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो बेटा एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसका मतलब जैसे टेक्सटाइल वाली, तो बेटा जैसे लेट सपोज खाने की चीजों की हम उसको केचप बना करके बेच रहे हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टमाटर की। तो ऑब्वियसली फिर बेटा हम टमाटर का प्रोडक्शन और ज्यादा फार्मर्स करेंगे। तो जैसे जैसे ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो बेटा एग्रीकल्चर की भी, रॉ मटेरियल की भी हमें जरूरत पड़ गई, तो उसका भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एग्रो इंडस्ट्रीज हैव बूस्टेड, बूस्टेड मतलब इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। जैसे बेटा कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स उन्हें उन्हीं से मिलता है। थर्ड, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मेनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स टू फार्मर्स। और बेटा जो इंडस्ट्रीज है दे आर मेकिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द फार्मर्स, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, ट्रैक्टर्स एंड ऑल दैट। और बेटा इंडस्ट्रीज हेल्प एग्रीकल्चरलिस्ट टू ट्रेड देयर प्रोडक्ट्स। और इंडस्ट्रीज ही हैं जो फार्मर्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट को बेटा ट्रेड करने के लिए प्रमोट करते। Industries have also made agricultural production process very efficient. तो हमने 4 पॉइंट्स लिखे, इसमें से 2 हमने लिख दिए कि इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, और 2 लिख दिया एग्रीकल्चरिस्ट को इंडस्ट्रीज से क्या मिलता है। तो बेटा ये करके हमने कंक्लूजन लिख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा छोड़ के जाने वाला नहीं है। जो छोड़ के जाने वाले होंगे उसमें मैं लिखवा ही नहीं रही, ना इंपॉर्टेंट ना कुछ। जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो वो तो पढ़ के जाने ही है, हमें अच्छी तरीके से करके जाने। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब हमारी इंडस्ट्रीज कोई सामान बनाती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो कैसे एक्सपोर्ट होगा, ये बताइए। तो बेटा ऐसी कैसा हम सामान बनाएं कि हमारे देश का सामान बहुत सारे देश पसंद करें और फिर खरीदें, ये क्वेश्चन है। ये पूरा नहीं आएगा, इसका सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वह मैं एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, परेशान भी नहीं होना। तो बेटा हमारे यहाँ जो सामान बनता है, वो सामान देखो, जैसे क्या होता है बेटा, हम कोई बिजली का सामान खरीदते हैं तो आईएसआई मार्क देखते हैं, खाने का सामान खरीदते हैं तो एफसीआई मार्क देखते होते हैं। ऐसे ही बेटा जब इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान जाता है, तो वो भी एक पास होके जाना चाहिए कि सारा स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन किया है कि नहीं किया है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो ऑर्गेनाइजेशन यही देखती है कि हमारे देश का जो प्रोडक्ट है उसका बेटा कैसा क्वालिटी है। तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वही मार्क कराएंगे, ये पूरा नहीं करा रहे हैं। अभी सिर्फ इसको पढ़ लो। द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Our industries should be more efficient and competitive. Our industries should be self-sufficient. The quality of the manufactured goods must be at par. At par matlab equal in quality with those in the international market. NMCC has been set up to improve productivity of industries. ये वाला जो पॉइंट है फिफ्थ वाला, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी, या फिर बेटा वो पूछ सकते हैं व्हाई एनएमसीसी हैज बीन सेटअप। तो एनएमसीसी हैज बीन सेटअप टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज। N for national, M for manufacturing, C for competitiveness and C for council। ये इंपॉर्टेंट है, उसका फुल फॉर्म या बेटा इसे क्यों हमने सेटअप किया। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसके आगे भी लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज जो मैंने ये 5 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, उसमें से बेटा हमने सेकंड, थर्ड 2 क्वेश्चंस और फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड और फिफ्थ तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको तो छोड़ के नहीं जाना। थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एनएमसीसी का फुल फॉर्म और इसे क्यों सेटअप किया ये अलग। और बेटा ये वाला क्वेश्चन हर जगह काम आएगा। लिस्ट द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस। एक जगह पे इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है, चेक किया जाता है। Introduction. Industrial locations are complex in nature. These are influenced by. तो कहाँ पे लगेगी इंडस्ट्री, ये इन चीजों पे डिपेंड करती है। और बेटा टोटल 6 फैक्टर्स है। फर्स्ट, रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। चीप एंड अबंडेंट रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल। सस्ते और अबंडेंट का मतलब लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज रॉ मटेरियल। सो इंडस्ट्रीज आर सेट अप वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल, चीप ऑल्सो एंड इन अबंडेंस ऑल्सो। सेकेंड है लेबर, काम करने वाले भी मिलने चाहिए। चीप लेबर शुड बी अवेलेबल। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। इस वजह से हमारी प्रोडक्शन की बेटा कॉस्ट कम होती रहती है। अंदर के पॉइंट्स तो तुम फिर भी अपने आप लिख लोगे। तीसरी चीज पावर होनी चाहिए, बिजली। Cheap and continuous supply of power should be available. This is necessary for continuity in the production process. Fourth, capital, पैसा. This is necessary for developing infrastructure. तो बेटा तभी तो रोड्स बनेंगी, तभी तो ब्रिजेस बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। This is necessary for meeting manufacturing expenditure. तो कैपिटल होना चाहिए, जहां पे पैसा होता है वहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। अभी ऐसे जगह में इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती है जहां पैसा जो है वो लूटपाट हो जाता हो। और बेटा फिफ्थ, बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए। और बेटा क्योंकि जब आप इंडस्ट्री लगाते हो आपको इंश्योरेंस चाहिए होता है, आपका बैंक से काम पड़ता है, तो वहां वहीं तो लगाओगे वेयर बैंकिंग फैसिलिटीज एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर अवेलेबल। और लास्ट है बेटा फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ऐसा नहीं सारे टाइम परेशान करती रहे, कभी टैक्स लगा रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये 6 हो गए। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। और इसको बेटा एक छोटा सा ऐसा भी बना दोगे तो भी बहुत अच्छा है। तो आपने क्या लिखा, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, परफेक्ट लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। 4 चीजें हो गई, ऐसे बना दिया तो बना दो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो ये सफिशियंट है जो आपने भी पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे यहाँ तक के हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ बेटा बोल, हाँ। आप एक बार 6 पॉइंट दोबारा समझा सकते हैं? 6 पॉइंट है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो बेटा गवर्नमेंट जो है वो कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगा देती है, और बेटा जो उनको प्रमोट नहीं कर रही होती है। अभी इसीलिए तुम देखोगे हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपने यहाँ इनवाइट करने की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की समिट होती है, इन्वेस्टर्स समिट होती है, वो इसलिए ये बताने के लिए कि वी आर वेरी फेवरेबल, आप हमारे स्टेट में इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्रीज विल ब्रिंग ग्रोथ, दैट इज व्हाई। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, इजी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, परेशान ना करने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, तो बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे इंडस्ट्रीज लगा। ये बेटा लास्ट पॉइंट।
और तुम नोट्स में देख रहे हो वो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री करके मैंने दिया हुआ है, फिर वो बुक में भी हमने ऐसा ही बनाया हुआ था, इसलिए बनाया है। पर आप टोटल 6 पॉइंट्स हैं दैट यू विल लर्न। ओके मैम। ठीक मैम ये है। वाले पॉइंट्स मैम हम एमएनसीज वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं? एमएनसीज वाले में ऐसे नहीं आएंगे बेटा, एमएनसीज तो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया, तो उसमें तो वही वाले पॉइंट्स लिखे, ये वाले तो नहीं आए हैं, थोड़े मैम से जहाँ हम मिल। सेटअप करते हैं, सेटअप हाँ। करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है, थोड़े से पॉइंट्स इजी लग रहे हैं तो वो लिख दो वहां से, वहां पर लिख दो, पर वहां कुछ और भी अलग पॉलिसी जो पॉइंट्स हैं वो भी यस। जरूरी है। अगर ये इजी लग ओके। रहा है तो ये लिख देना वहां पे। ठीक है। चलो ये बेटा हमारा इतना हो गया है, और अभी हम कल और आगे का करेंगे, इतना छोटा नहीं है, और मैप भी करेंगे। एक Nakul is saying something, yes.